हेलो नमस्कार। माननीय चक्रवाल कक्षा 12 के सिलेबस में डे 49 में है और विद्युत धारा के पार्ट 4 में नेक्स्ट टॉपिक अपना ओम के नियम की उत्पत्ति है। इसके अंदर एक बात ऐसी भी पूछ ली जाती है कि प्रथम सिद्धांत से ओम के नियम की उत्पत्ति। हमें ये तो पता है कि ओम का जो नियम है वो V बराबर IR होता है। लेकिन हम उसे सिद्ध करेंगे अब कि वो किस प्रकार से प्रूफ किया जा सकता है। प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए हमने जो जितनी बातें पहले पढ़ी है अपवन वेग का विशेष रूप से यूज करेंगे, विद्युत धारा अपवन वेग में संबंध यूज करेंगे। अब अपने पास वैल्यू क्या चाहिए, अपने को V = IR चाहिए। अब अपने डायरेक्टली भी ले सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम सिद्धांत से ओम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते V = I और V = IR। ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि ये तो नियम है। यहाँ पूछा गया है कि उसका प्रूफ आप दूसरे तरीके से भी बताइए। तो दूसरा तरीका क्या यूज करेंगे हम, चालक की सहायता से। उसके लिए अपवन वेग, विद्युत धारा ये सब पढ़ चुके हैं, उनका यूज करते हुए हमें सिद्ध करना है कि V बराबर IR होता है। उसके लिए देखो सबसे सिंपल चीज वैल्यू लेकर चले। कौन सी वैल्यू, अपवन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध से, इनका संबंध आप पढ़ चुके हैं। I = होता है NAEVD। यहां से हम इसको धारा घनत्व J की फॉर्म में भी व्यक्त कर देते हैं। I/A जो है वो उसको J लिख देते हैं। तो ये वैल्यू हो गई I = NAE/VD। समीकरण नंबर 1 में से यहां देखो, अब हम इसे I तो है, V और चाहिए। V की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए VD का यूज करें। VD जो है अपवन वेग की डेफिनेशन के अनुसार उसका जो रिजल्ट है वो आता है E/τ/n। माइनस में आता है, मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। नेगेटिव सिंबल जो इलेक्ट्रॉन चार्ज बताता है कि नेगेटिव होता है। तो यहाँ ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। I = NAE, VD की जगह रखें E/τ/m। दूसरा E की वैल्यू आ गई, विद्युत क्षेत्र आ गया। अब देखो हमें आगे से आगे पता चलता रहेगा कि हमें क्या इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, कैसे करनी है। जब हमने इसका रिलेशन लिया तो VD दिखाई दे रहा है, तो VD की वैल्यू पुट कर दे, क्योंकि हमें पता है VD का फॉर्मूला E की फॉर्म में आता है। जब E आ गया तो E का रिलेशन पता है किस फॉर्म में, V की फॉर्म में आता है। तो यहाँ E = क्या पुट करते हैं, V/L, V/D होता है। D की जगह डिस्टेंस को हम L से लेते हैं, चालक की लंबाई। तो वैल्यू आ जाएगी I = NAE मल्टीप्लाई E² हो जाएगा अपॉन M। तो ऐसा कैसा है E, और इसके साथ E की जगह क्या रख दिया, V/L। अब अपने पास आ गया ये फॉर्मूला, V = IR की फॉर्म आ गई है। कैसे आगे देखो, V को इस तरफ रख ले, बाकी वैल्यू इधर ले जाए, रिवर्स हो जाएगी। तो V = क्या लिख सकते हैं इसे, ML/NAE²। और ये आ गया V। अब यहां से देखें तो ये सारी बातें जो है वो क्या है, इसके लिए कांस्टेंट है। और I आएगा, इसका मतलब V जो है वो किसके समानुपाती है, I के समानुपाती है। अतः वैल्यू आ गई V = I। अगर आपको ये कहा जाए तथा यहाँ एक बात और, यहाँ R का मतलब क्या है, यहाँ R का मतलब है ML/NAE²। इसलिए हम कहते हैं कि प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता है। जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं, वहां प्रतिरोध की निर्भरता हमने कल की क्लास में डे 48 में पढ़ी थी, तो उसमें हमने डायरेक्ट लिखा था कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी बात, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वृत्त का समानुपाती होते हैं। वहां हमने ये नहीं लिखा था कि सर लंबाई के समानुपाती कहाँ से आया, कि किससे पता चला कि लंबाई के समानुपाती होते हैं। इसीलिए इसका ये प्रूफ लिया जाता है। यहां से जब हम वैल्यू सारी एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो ये रिजल्ट सामने आते हैं कि प्रतिरोध की लंबाई के समानुपाती होते हैं। एक्चुअल में इसके बाद में ही प्रतिरोध की जो निर्भरता है वो लिया जाते हैं।
ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए, आसानी को रिलेट करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम पहले प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ लेते हैं, बाद में से प्रूफ कर लेते हैं, तो पता चल जाए कि जो हम लेकर चलते हैं वही वैल्यू सही है। और वो वैल्यू कहाँ से आती है, वो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, आर जो है वो एल के समानुपाती है और आर जो है वो ए के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आज इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। देखो अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए कहा जाए कि ओम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए, तो ये ओम का नियम व्युत्पन्न हो गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं समीकरण 2 से कि B = IR है, B समानुपाती आई है, यहाँ से पता चलेगा B समानुपाती आई है, यही क्या है, यही ओम का नियम है। लेकिन इसे जो कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इस भाग से जो हम कल से पढ़ रहे हैं डे 48 से, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर निकलता है। ये क्वेश्चन जो आता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो किसी पार्ट में से ज्यादातर पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक बातें कई हैं। अभी जैसे हमने प्रतिरोध के बारे में, निर्भरता के बारे में बात की थी, पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात की थी, तब उससे रिलेटेड एक दो बातें और बात करेंगे। अभी यहाँ से देखो आर क्या पता चल रहा है, यहाँ से आर समानुपाती एल है और आर व्युत्क्रमानुपाती क्या है, ए है। अब उसके अनुसार तो हम क्या लिखते हैं, तथा आर = क्या लेते हैं, तथा हम जानते हैं कि आर = क्या होता है, आर = रो इंटू एल अपॉन ए। तो समीकरण 2 जो है वो यहां से आ गई, आर = ml अपॉन एन ए स्क्वायर टो। और समीकरण 3 जो है वो हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि आर = रो इंटू एल अपॉन ए। इसीलिए मैंने कल की क्लास में भी शायद आपको ये कहा था कि प्रकृति रो का मतलब क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आगे यही है, यही हम बात करेंगे कि रो का मतलब क्या है। अब रो का मतलब देखो क्या है कि यहाँ से समीकरण 2 और 3 की तुलना करें तो LHS में आर और आर है, RHS में आर एल और ए है, इधर भी एल है, इधर भी एल है, यहाँ डिवाइड में यहाँ भी है। इसका मतलब बाकी जो एल अपॉन ए के अलावा जो वैल्यूज है वो सारी क्या है, रो है। ठीक है, तो 2 और 3 की तुलना करें, अगर 2 व 3 की तुलना से क्या आएगा, रो = m अपॉन n ई स्क्वायर टो। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है, फिर आपसे कहते हैं कि प्रकृति का मतलब क्या है, तो ये है प्रकृति का मतलब m अपॉन n ई स्क्वायर टो। अब देखो यहाँ वैल्यूज क्या क्या है, कौन सी चेंजेबल है, कौन सी नॉन चेंजेबल वैल्यूज है। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चालक है तो चालकों में इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg है, जो कांस्टेंट है। E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब बात आई फिर बाकी 2, कौन सी, n और टो। अब ये n और टो क्या है, n है इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि जो भी चालक कार हम ले रहे हैं उसके इकाई भाग में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो जो संख्या है वो है स्मॉल m। और टो क्या है, विश्रांति काल है, 2 लगातार टक्करों के बीच में जो शेष समय होता है उसे रेस्ट टाइम या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, टो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ है उसके लिए m और e जो है वो, तो कोई भी पदार्थ ले लें हम किसी भी प्रकार का, सबके लिए वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और टो, ये 2 वैल्यू जो है वो बदल सकती है कि अगर पदार्थ चेंज करे। तो इसका मतलब ये प्रतिरोधकता का जो मान है वो इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख देता हूं मैं, ये इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और दूसरा रो जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है टो के, किसके, विश्रांति काल के।
अब देखें कि इस पे कैसे निर्भर करता है। एक तो इस वैल्यू पे डिपेंड करे, अब ये वैल्यू कब चेंज होगी, जब पदार्थ चेंज हो जाएगा तब चेंज हो जाएगी। लेकिन ये वैल्यू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वैल्यू को थोड़ा सा समझ करके और ध्यान रखेंगे तो आपको कोई किसी प्रकार की जो दिक्कत है वो नहीं आएगी इसके बेसिक कंसेप्ट समझने में, क्योंकि थ्योरेटिकल लैंग्वेज में क्वेश्चन किया जाता है, उसी को समझ के हमें उसमें बताना होता है कि कौन सी वैल्यू चेंज होने से क्या रिजल्ट में चेंज हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है ये बात कर लेते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधक मान विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और विश्रांति काल क्या है, दो टक्करों के बीच का समय। ठीक है, तो अगर आप ये कहते हैं कि जैसे वाइवा क्वेश्चन वगैरह काफी पूछे जाते हैं इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो वहां ये बेसिक चीजें ज्यादा डिस्कस की जाती है, आगे से आगे। तो वहां अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है तो अपने वो काफी पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि इसका क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं इससे संबंधित। एक तो ये पूछा जाता है, जैसा कल एक हमने न्यूमेरिकल किया था ना, कि कोई वैल्यू दे दी जाए एक्स और वाई की वैल्यू, और उसमें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मान है, तो हमें बाद में पूछ ले लंबाई या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया गया है, तो उसके एक्स और वाई के मान में यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मान में क्या चेंज होंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो वो बदलेगा, किस प्रकार से बदलेगा, लंबाई की समानुपाती है, क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती है। बाय इक्वेशन हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको इस तरह से इसमें से क्वेश्चन दे दिया जाए कि विश्रांति काल में परिवर्तन किया गया है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोधकता पर प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोधकता तभी बदलेगी जब पदार्थ बदलेगा, यानी अगर पदार्थ जैसे मान लो तांबे की तार है और उसमें कहीं पर भी पदार्थ के बारे में कुछ लिखा गया है तो उसकी प्रतिरोधकता में कोई चेंज नहीं होगा। अब बात आती है कि विश्रांति काल किस बात पे निर्भर करता है। इस बात को समझ ले, भी आप खुद ही नोट कर ले और हम ज्यादा डिटेल में लिखेंगे कि ये जो बात संबंधित है वो ताप से संबंधित है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ताप टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि चालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या चालकों में ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, या चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो प्रतिरोधकता क्या होती है, रुकावट होती है प्रतिरोधकता, और चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। अगली परिभाषा हम लिख लेंगे बाद में। चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। चालकता का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने अधिक प्रवाहित उसमें हो सकते हैं, और प्रतिरोधकता का मतलब क्या है, उसमें रुकावट कितनी आ सकती है। इसका मतलब दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसका मतलब चालकता को परिभाषित करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/ρ। तो आप पहले चालकता की भी डेफिनेशन लिखने, फिर हम इसमें बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक चालकता लिख लें, कंडक्टिविटी। चालकता कंडक्टिविटी। तो चालकता क्या है, प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम। सिग्मा से लिखते हैं इसे, ये होती है 1/ρ। डेफिनेशन पूछ लेते हैं शॉर्ट में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते तो डेफिनेशन आपको सीधे से बताना कि प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। बात आती है मात्रक की, तो रो का मात्रक ओम मीटर ये लिख दें। दूसरी बात, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और तीसरा इसका मात्रक लिख देते हैं ओम। ऐसे है, ये OHM ओम है, तो इसका इनवर्स में लिखने का मतलब है कि इसको उल्टे, इसके अक्षर भी उल्टे कर दो, जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले कर दो, तो इसको महो लिख देते हैं, महो प्रति मीटर। तो ये मात्रक इसके आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं 1/ओम मीटर, वो भी सही है, वो भी इसी का मात्रक है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख दें, या महो प्रति मीटर ऐसे लिख दें। ये तो गई चालकता की बात। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब ये चीजें ऐसी हैं, अगर इनको रटेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है और फिर इसको याद रखना मुश्किल होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी चेंज की जा सकती है, इसलिए कोशिश ये करें कि सब चीजों को बेसिकली आप समझ लें, एक दूसरे से कैसे रिलेट है। जैसे सबसे पहले आता है प्रतिरोध किस बात पे निर्भर करता है, लंबाई अनुप्रस्थ पढ़ चुके हैं, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें रो आता है, रो नियतांक होता है,
तो वो किस पे निर्भर करता है, लंबाई पर, प्रस्तार पे निर्भर नहीं करता। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, फिर वो किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति। प्रकृति का मतलब है दो बातें। अगर आपको कोई ये कहते हैं कि पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या है, तो पदार्थ की प्रकृति का मतलब है उसके इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। नंबर 2 बात, उसके लिए विश्रांति काल का मान कितना है। अब कहें भी विश्रांति काल क्या है, तो टक्कर जब होती है इलेक्ट्रॉनों में, उन दो लगातार एक बार टक्कर हो गई, फिर उसकी दिशा चेंज हो सकती है, उसकी गति चेंज हो सकती है, तब दूसरी टक्कर होगी, उसके बीच का जितना टाइम वो फ्री रहेगा, कोई भी टक्कर नहीं होगी, उसे क्या कहेंगे, उसे विश्रांति काल कहेंगे। अब देखो हमें बताना है कि प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोधकता का मतलब है अवरोध, किसमें, धारा के मार्ग में। अवरोध कब आएगा, जब ज्यादा टक्कर होंगी तो ज्यादा दिशा परिवर्तित होगी, तो धारा में अवरोध ज्यादा होगा। एक बात तो ये ध्यान रखें, ये प्रतिरोधकता का मतलब क्या है, अवरोध। और अवरोध किस पे डिपेंड कर रहा है, टक्करों पे। टक्करें ज्यादा है तो प्रतिरोध यानी अवरोध ज्यादा है। प्रतिरोध पूछे तो भी ध्यान रखना, प्रतिरोध भी इसी से संबंधित है। प्रतिरोध का मतलब भी अवरोध है। और टक्करें कम है तो अवरोध कम है, इसका मतलब प्रतिरोधकता भी कम है। अब देखिए इसके अंदर प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर देखो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर किसी भी धातु का ताप बढ़ाएंगे तो वहां क्या होगी, उनको टेम्परेचर मतलब हीट मिलेगी, उष्मा मिलेगी। उष्मा क्या है, ऊर्जा है, यानी टेम्परेचर जो है वो भी एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगी, उनमें इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी। वैसे ही लिख रहा हूं, आप इसे लैंग्वेज में लिख लें, इस तरह समझ लेंगे तो थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से ध्यान रह जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी तो वो ऊर्जा किसके रूप में मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में। और गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, 1/2 mv²। और जब इनके गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इसका मतलब क्या बढ़ेगा, इनका वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा इसका मतलब स्पीड तेज होगी। स्पीड तेज होगी तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो क्या होगी, टक्करें ज्यादा होंगी। और टक्करें ज्यादा होंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी टक्कर करेंगे तो बीच का टाइम क्या हो गया, कम हो गया। पहले धीरे धीरे टक्कर कर रहे थे, इसका मतलब बीच का टाइम ज्यादा था। जल्दी टक्कर कर रहे हैं, यहाँ टक्कर होगी, उसके बाद दूसरी टक्कर भी जल्दी हो रही है, तो बीच का जो रेस्ट टाइम है वो क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहाँ विश्रांति काल क्या हो जाएगा, टक्करें ज्यादा होगी तो विश्रांति काल क्या हो जाएगा, विश्रांति काल कम हो जाएगा, कम। और अब रो जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टो के वेग का मान पाते हैं। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, विश्रांति काल कम होगा। विश्रांति काल कम हुआ तो इसके वेग का मान पाती है, तो क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगी। अब इसे आप किसी भी लैंग्वेज में जैसे तो आप लोगों को समझ में आता है वैसे लिख दें, बेवजह की ज्यादा इधर उधर की बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे से लेके वैसे लिख दें। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। लिखने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट आप यहाँ से लिखने के लिए यहाँ पहुंच सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान कम होता है, इसलिए प्रतिरोधकता विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। दूसरी बात, पूरा घूम के चले तो ये चल सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए वैसे बताया, जरूरी भी नहीं है इतना लिखना। ताप बढ़ाने पर उष्मा जो है वो मिलती है इलेक्ट्रॉनों को, उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। और उसके बाद गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उनकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है तो जल्दी टक्कर करते हैं, जल्दी टक्कर करते हैं तो बीच का टाइम कम हो जाता है, कम हो जाता है तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। इसीलिए शॉर्ट में सिंपल बात 1 नंबर में पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसमें एक वर्ड लिखा जाएगा, या तो चालक लिखा जाएगा या अर्धचालक लिखा जाएगा, ये आप जरूर ध्यान रखें। किसके लिए पूछा गया है ये मैंने लिखा नहीं है, प्रतिरोधकता पर किसमें, चालकों में। ये बात आप वैसे तो हम ये चैप्टर चालकों पर ही पढ़ रहे हैं, इसलिए लिखा नहीं मैंने, बाकी आप ध्यान रखना
चालकों में अलग बात है और अर्धचालकों में अलग बात है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, शॉर्ट में क्वेश्चन आए तो उसमें केवल ये पूछा जाता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें इतना ही बताना होता है भी बढ़ेगा या घटेगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है वहां 1 नंबर क्वेश्चन में। तो ताप बढ़ाने पर, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस बात का रिजल्ट आ गया चालकों में, दो बातें लिखी हैं इसमें, चालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। दूसरी बात लिखेंगे हम अर्धचालकों में, लिख लें आप ये बात, वैसे तो हम बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर संख्या शायद 15 आएगा 16 आएगा। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम होती है। अब दूसरा क्वेश्चन दूसरा इसमें ये पूछ लेते हैं कि चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कंफ्यूज होने की कहीं आवश्यकता नहीं है, अगर आपको प्रतिरोधकता पता है तो चालकता भी पता है, क्योंकि चालकता प्रतिरोधकता का उल्टा होती है। तो प्रतिरोधकता बढ़ती है, इसका मतलब चालकता क्या होती है, अतः चालकता घटती है। तो जिस बारे में पूछा गया उसी बारे में बताना है, उल्टा सीधा नहीं कर देना है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर जो रट्टा मारते हैं तो डेफिनेटली ऑप्शन कंफ्यूजन होती है और गलत होता है, इसलिए आप थोड़ा सा रिलेट कर ले हर बात को सिंपल वे में, नॉर्मल लैंग्वेज में, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ कहते हैं अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम होती है, अतः कम होती है तो चालकता बढ़ती है। अब ये क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, इसकी जो बात है वो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, वहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक को ही कहते हैं, चैप्टर का नाम ही अर्धचालक है। तो वहां पूरी डिटेल इसीलिए आएगी, तब हम बिल्कुल अच्छी तरह से बात करेंगे पूरी डिटेल से कि वहां इलेक्ट्रॉन और होल भी होते हैं, होल भी अर्धचालकों में, उनके कारण चालकता जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि पहले उनकी चालकता कम होती है। चालकों में पहले चालकता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और चालकता कम हो जाती है। तो ये बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आप इसका जरूर, आप इसके लिए जो रिजल्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको शॉर्ट में पूछा गया है कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि बढ़ती है प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर चालकों में, और अर्धचालक दे दें तो घटती है, चालकता दे दें तो चालकता इनका उल्टा होती है। इस तरह से हम इसे बता सकते हैं। इसलिए बेसिक की बात करें तो बेसिक की दृष्टि से ये जो बात है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा डिटेल से समझ लें और थोड़ा सा खुद रिवाइज करें। रिवाइज कैसे करें, ऐसे नहीं भी बुक लेके अपने किताब लेके या नोट्स लेके सीधे सीधे रिवाइज करें। रिवाइज करते समय रिलेट करें माइंड में हर चीज को, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या हो रहा है, हीट मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, तो ऊर्जा का मतलब क्या है, ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा है। वहां गतिज ऊर्जा में क्या होता है, 1/2 mv² होता है, 1/2 संख्या है उसमें नहीं बदलाव होगा, m द्रव्यमान है उसमें अपने आप बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, 1/वेग, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो जो देरी से आ रहा था टक्कर करने के लिए वो जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा तो बीच का टाइम कम हो जाएगा, और बीच का टाइम कम है उसको क्या कहते हैं, विश्रांति काल, वो कम हो जाएगा तो प्रतिरोधकता विश्रांति काल के विद्यमान बातें होती है। ये कम हो रहा है तो उल्टा है समझ, ये कम हो रहा है तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ रहा है। इस तरह से मान जो है वो हम एक दूसरे से रिलेट करके बता सकते हैं कि वैल्यू जो है क्या है। अब नेक्स्ट एक बात और इसके अंदर ले लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है जे, सिग्मा और ई में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है जे, सिग्मा व ई में संबंध। अब यहाँ तीनों का मतलब ध्यान रखिए। जे का मतलब क्या है, डेंसिटी है, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व है। सिग्मा का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा चालकता है। ई का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो ये तीन बातें हैं। अब तीनों को संबंध बताने के लिए अलग अलग वैल्यूज तो हमारे पास सारी है।
कि ई का मान भी हमें पता है अलग अलग फॉर्म के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और सिग्मा का मान हमने पढ़ लिया 1/ρ होता है, जे का मान हमने पढ़ लिया I/A होता है। अब सबको रिलेट करने का मतलब है कि एक ऐसी इक्वेशन तैयार की जाए जिस इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यूज आए, जे भी उसी में आए, सिग्मा भी उसी में आए, और आई जो है वो भी उसी में आए, ई। तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या लें, ओम का नियम सबसे सिंपल है, वो उसका यूज कर लें। उसके सहायता से बता सकते हैं हम ओम के नियम से क्या होता है, V = IR। अब देखो इनमें से एक भी वैल्यू नहीं है, अब हमें रिलेट करना है, इसलिए आगे हम वैल्यू इनकी लेके आएंगे। R की वैल्यू पुट कर दें, R = क्या होता है, ρ × L/A, ये रख दें तो V = आ जाएगा I × ρ × L/A, ये आ गया। I/A को ले लें, यहां से इसको ऐसे लिख दें V = I/A ρ × L, तो L को इधर ले आओ, याद आएगा L² लिख दें। अब देखो यहां से V/L जो है वो हो गया E के बराबर, I/A जो है वो हो गया J के बराबर, दो बातें आ गई। यानी सारी वैल्यूज रिलेशन निकालने के लिए सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, जितनी भी डेफिनेशन, जितने भी फॉर्मूलाज टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं वो सारे हमें क्लियर होने चाहिए, तभी रिलेशन बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन इस चैप्टर 100% इसी में से आता है रिलेशन में से, क्योंकि काफी रिलेशन आ चुके हैं और ये टॉपिक्स है इसके अंदर, इसलिए इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ई के बराबर, I/A जे के बराबर, और ये रो के बराबर, रो है। अब क्या कहते हो, ई आ गया, जे भी आ गया, यहाँ सिग्मा आ रहा है। अगर आपको रो में कहा जाए तब तो ये रिलेशन हो गया, ये भी एक रिलेशन। अगर आपको कहते हैं कि जे, ई और रो में संबंध बताओ तो ये हो गया। लेकिन अब सिग्मा में पूछे तो रो को इधर ले आओ, तो 1/ρ × E = J, और 1/ρ अभी हमने डेफिनेशन लिखी है, 1/ρ जो है वो सिग्मा के इक्वल होता है, तो 1/ρ की जगह सिग्मा रख दें, सिग्मा E = J, और ये जो समीकरण है वही ये रिलेशन होता है। ज्यादातर बिफोर लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसमें डायरेक्ट लिखा गया था कि सिद्ध कीजिए, 2 नंबर में आता है, वेरी सिंपल सा डेरिवेशन, सिद्ध कीजिए J = सिग्मा E, जहां संकेतों में सामान्य अर्थ है। सामान्य अर्थ मतलब ये भी नहीं लिखा जाता कि इसका मतलब क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। सामान्य अर्थ मतलब जो नॉर्मली को लेकर चलते हैं, J को धारा घनत्व है, सिग्मा चालकता है, और E जो है वो विद्युत क्षेत्र है, तो J = क्या आ जाएगा, सिग्मा E। तो समीकरण 2 जो है वो किसमें संबंध बताती है, समीकरण 2 J, सिग्मा व E में संबंध को व्यक्त करती है। तो बेसिक बातों की दृष्टि से और शॉर्ट क्वेश्चन की दृष्टि से चैप्टर जो है वो बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण है। सारे सिंपल कंसेप्ट से यूज करते हैं इसके अंदर, इसलिए हमको अगर कंसेप्ट वाइज नहीं पता करेंगे तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। बाकी आगे के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डे 50 में। तब तक आप इसे रिवाइज करें और रफ वर्क जरूर करें, प्रैक्टिस थोड़ा करते रहें। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो फिर आपको जो प्रॉब्लम क्लास के अंदर सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। धन्यवाद।